हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाई एन कृष्णा। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको समय समय पर जो है मैं कुछ टॉपिक लिख बताने की कोशिश करूंगा आपको इस चैनल के माध्यम से। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है टीजीटी पीजीटी के रिस्पेक्ट में भी देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्लस में जो एकेडमिक के बच्चे हैं क्लास 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे, जो टॉपिक है वो कोनिक सेक्शन की जो क्लास 11th में स्टार्ट होता है कोनिक सेक्शन स्ट्रेट लाइन के बाद, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात करेंगे। तो देखिए, कोनिक सेक्शन जैसा नाम है, कोनिक सेक्शन यानी कोनिक जो बना है वो कोन से लिया गया है, कोन वर्ड से कोनिक बना दिया गया है कोन। और सेक्शन यानी कोन को, सेक्शन माने भाग में बांटना। तो कोन को जब हम अलग अलग भागों में बांटते हैं तो उससे अब बांटने के लिए, जैसे अब हम यहाँ जैसे हाथ से चाकू उससे तो काटेंगे नहीं कि तोड़ के बांटेंगे उसको, किसी दूसरे चाकू से काट के बांटेंगे। तो मैथ के लैंग्वेज में हम जैसे बात करें तो जैसे कोन, जो सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन चैप्टर में, तो उसी कोन को डबल नेक कोन ले करके उसको प्लेन, जैसे आप जानते हैं कि लाइन और प्लेन जो होता है, जैसे हम मैथ की लैंग्वेज में पढ़ना चाहें अगर 3D फिगर में, तो हम लाइन पढ़ते हैं, प्लेन फिगर पढ़ते हैं। तो प्लेन से कोई चीज़ काटा जाता है, कोई स्पेस जो है वो प्लेन से कटता है। तो यहाँ पर हम कोन को एक प्लेन से अगर हम कट करें डिफरेंट डिफरेंट शेप में, जैसे अलग अलग एंगल से, अलग अलग शेप से, तो हमारे पास जो कर्व्स मिलता है, अलग अलग कर्व्स मिलेगा। उसको काटने से आप उसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे कोन ले लीजिए, लकड़ी का कोन ले लीजिए, और अलग अलग ब्लेड। आप प्लेन का मतलब देखिए, प्लेन से काटने का मतलब हुआ जैसे कागज होता है, कागज एक प्लेन है, तो कागज की तरह कोई चीज़ क्या होगा, एक ब्लेड से अगर आप उसको कट करेंगे अलग अलग एंगल शेप से, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी अलग अलग शेप मिलेगा, अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा। उस ज्योमेट्रिकल शेप में जो हमें मिलता है उसी को हम कोनिक सेक्शन, मतलब जो शेप मिलता है उसी को हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। अब उसमें मिलता क्या है, अलग अलग एंगल से अगर काटेंगे तो आपको सर्किल मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। मैथ के लैंग्वेज में जो बोला जाता है, मतलब उसके शेप को जो नाम दिया गया है वो सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला टाइप के इस तरीके से कर्व्स मिलेंगे, और इन्हीं कर्व्स को हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं। कोनिक सेक्शन इसी कर्व्स को बोलते हैं कोनिक सेक्शन, इसलिए नाम दे दिया गया इसको। पूरे जो शेप मिला है हमें, सर्किल, हाइपरबोला, हम क्यों इसको कोनिक सेक्शन बोल दिए? हम सर्किल पढ़ते, हाइपरबोला पढ़ते, एलिप्स पढ़ते, पैराबोला पढ़ते, लेकिन कोनिक सेक्शन के अंतर्गत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम कोन को सेक्शन से, मतलब उसको सेक्शन मतलब काट के अलग अलग करने के तरीके से मिला है, इसलिए इसको कोनिक सेक्शन में रखे हैं। जनरली लैंग्वेज में लोग कोनिक कहते हैं। कोनिक का मतलब ही हुआ सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। तो इसकी एक जनरल जो लैंग्वेज बात करें अगर इसको मैथमेटिकल वे में, तो लिखा हुआ है द कर्व, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला आर नोन एज द कोनिक सेक्शंस। जनरली वी नो दैट कोनिक, इसको आप कोनिक भी कहते हैं, कोनिक सेक्शन को ही हम कोनिक कहते हैं, इसी को कोनिक सेक्शन कहते हैं। अब इसको कोनिक कहते क्यों हैं? कभी कभी आपसे, कभी कोई इंटरव्यू जब देने जाते हैं या क्लास में ही कोई आया, आपने कहा हमने पढ़ा है कोनिक, तो तुरंत क्वेश्चन पहला यही पूछा जाता है कि व्हाट इज कोनिक, यानी कि व्हाई यू से दैट इट्स कोनिक। तो कोनिक कहने का रीजन क्या है कि बिकॉज दे कैन बी ऑब्टेन्ड एज इंटरसेक्शन बाय द प्लेन विद अ डबल नेब्ड राइट सर्कुलर कोन। डबल नेब्ड राइट सर्कुलर कोन, अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा। तो डबल नेब्ड राइट सर्कुलर कोन को हम प्लेन से इंटरसेक्ट करके निकालते हैं, इसलिए इसको हम कोनिक कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन बनता है पहला, जो आपको जनरल क्वेश्चन बनता है वो यही पूछा जाता है कि मतलब सर्किल, हाइपरबोला, पैराबोला को कोनिक क्यों कहते हैं या कोनिक सेक्शन क्यों कहते हैं? तो उसका रीजन यही है कि हम डबल नेक सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन को किसी एक प्लेन के इंटरसेक्ट करके निकालते हैं, इसीलिए इसे कोनिक कहते हैं। सो द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन विद द कोन, द सेक्शन सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। यानी कि किसी कोन, प्लेन से किसी कोन को काटने से, या कोन को प्लेन से या प्लेन कोन से काटने से जो हमें सेक्शन मिलता है उसी को हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। तो ये तो बात हुई कोनिक सेक्शन की। अब डबल नेब्ड राइट सर्कुलर कोन क्या है और कैसे इसको हम कट करते हैं, किस किस एंगल पर कैसे इसकी कंडीशन होती है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसको आगे।
तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए हम इसी को डबल नेप्ड कोन कहते हैं, यानी कि देखा जाए तो एक कोन ये है और एक कोन ये है, तो डबल नेप्ड कोन का मतलब दोनों का वर्टेक्स जो है जोड़ करके ये बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एक्सिस की लाइनें होती हैं, ये जो लाइन होती है जनरेटर लाइन कहलाती है, इसी पर मूव करता है ये, ऐसे इसको मूव कराते हैं, ये एक्सिस लाइन कहलाती है। पूरी जो दोनों सेंटर से मिला करके वर्टेक्स को ज्वाइन करके हुई जो लाइन जाती है, ये एक्सिस लाइन कहलाती है। ये अपर नेप्ड कोन है, ये लोअर नेप्ड कोन है, यानी कि ऊपर वाले को अपर नेप्ड बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर नेप्ड कहते हैं। और ये एक्सिस की जो सीधा लाइन है वो इस जनरेटर लाइन के साथ अल्फा एंगल अगर बनाती है तो ये तो जनरल बात हुई कि आपको डबल नेप्ड कोन कैसे बनता है, कैसे होता है। अब इसको अगर हम किसी प्लेन से कट करें, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है, आप मान लो इस प्लेन से कट कर रहे हो, तो प्लेन से कट कर रहे हो तो आपको पता है कि ये एंगल जो है एक अल्फा बनता है। जब प्लेन से कट करते हो, प्लेन एंगल इस एक्सिस से मान लो बीटा बनाएगा यहां से, तो आपको इसमें ये प्लेन इस प्लेन से अलग अलग एंगल में कट करेंगे। जैसे कि ये बीटा, देखिए अल्फा तो वही रहेगा, हर केस में अल्फा वही है, बस डिपेंड करता है कि बीटा किस डिग्री से कैंसिल इसको कर रहे हैं, तो कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हो। ये बीटा है, अल्फा से छोटा हो सकता है, अल्फा से बड़ा हो सकता है, अल्फा के बराबर हो सकता है, वो डिपेंड अलग अलग कंडीशन से इसको हम कट करेंगे, तो हमें जो है अलग अलग शेप मिलता है। तो वो चीज़ हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग शेप मिलता है और क्या कंडीशन होती है। तो चलिए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे देखते हैं कि आपका जब अलग अलग शेप में प्लेन से इस कोन को हम कट करते हैं तो हमारे पास अलग अलग शेप में क्या क्या मतलब कर्व्स, किस तरीके का कर्व बनता है या मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इस डायग्राम में कि जब हम प्लेन को यहाँ पर इस कोन में, एक चीज़ हाँ ध्यान दीजिए कि जैसे कट करने का, जैसे कोई कोन नेप्ड है ये, तो ये प्लेन दो तरीके से होता है। एक तो ये वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स से अगर प्लेन होकर जाएगा तो उस केस में आपका जो डायग्राम होगा वो स्ट्रेट पेयर, आप स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन का फॉर्म करेगा। और एक दूसरा केस होगा कि जब वो वर्टेक्स से ना होगा, जैसे अगर आप देखें इस पूरे डायग्राम में, जितने भी डायग्राम है इसमें सब में प्लेन वर्टेक्स से होकर नहीं जा रहा है, कि प्लेन जो है वो वर्टेक्स से होकर नहीं जा रहा है। तो यहां पर हम जो पहला केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट, इफ द प्लेन डज नॉट पासेस थ्रू वर्टिसेस, यानी कि उस केस में हम यहां पर डायग्राम ले रहे हैं जब प्लेन जो है, यानी जो कट कर रहे हैं वो वर्टेक्स से नहीं कट कर रहे हैं कोन नेप में। तो पहला केस जैसे देखें, पहला डायग्राम इसको। अब अगर मैंने पहले भी बताया था कि एक अल्फा, ये वर्टेक्स जो मिलाता है दोनों एक्सिस लाइन है, वो इस कोन की जनरेटर लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो एंगल पर ही डिपेंड करता है। अगर यहां पर हम क्या करें, एंगल बीटा को 90 डिग्री पर काट लें, एंगल बीटा को क्या कर दें 90 डिग्री पर काटें, यानी कि इस प्लेन से एंगल बीटा जो है 90 डिग्री काटें, तो हमें क्या मिलता है, सर्किल मिलता है। जैसे देखिए ये क्या मिलेगा आपको, एक सर्किल मिलेगा। तो हम जब एंगल बीटा को 90 डिग्री काटते हैं, प्लेन को 90 डिग्री पर काटते हैं जनरेटर कोण के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलता है, सर्किल मिलता है। दूसरा क्या है कि अगर हम क्या करें 90 से, यानी कि इस बीटा को 90 से कम काटे और अल्फा से बड़ा काटे, यानी कि इस तरीके से तिरछा थोड़ा सा घुमा के काटे, तो हमें एक यहां पर इलिप्स मिलेगा। क्या मिलेगा, इलिप्स मिलेगा, समझ रहे ना। तो ये दूसरी कंडीशन है कि जब हम इस तरीके से प्लेन से काटेंगे इस डबल नेप्ड कोन को, तो हमें इलिप्स मिलेगा। उसकी कंडीशन है कि अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल बीटा होगा किसी 90 डिग्री से कम पर और अल्फा से ज़्यादा पर काटेंगे। तो तीसरा केस है पैराबोला। पैराबोला का केस जो है वो यहाँ ये ध्यान देना, जनरेटर लाइन को पैरेलल अगर इसके कर दिया जाए तो यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा, जैसे देखिए ये लाइन इसके पैरेलल दिख रही है ना, तो अल्फा इक्वल टू बीटा। तो जब इस तरीके से कट करोगे आप, तो आपको एक इस तरीके का फिगर बनेगा, ये जिसको हम क्या कहेंगे, पैराबोला। तो इसके लिए कंडीशन है कि अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी कि जो जनरेटर लाइन से एंगल बना रहा है एक्सिस उसका, और जो प्लेन कट करने पर एंगल है वो दोनों सेम होंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पैराबोला। तो हमें क्या मिलेगा, एक न्यू कर्व मिलेगा जिसको हम कहते हैं पैराबोला। और इसके बाद में एक ऐसी कंडीशन आएगी जब हम प्लेन को इस तरीके से कट करेंगे कि जहां पर बीटा जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन अल्फा से छोटा हो, यानी कि एक ऐसा केस होगा कि जो प्लेन ये एंगल बना रहा है एक्सिस से,
उसकी वैल्यू जो होगी वो जो हम कट करते हैं प्लेन की वैल्यू उससे जो है ज़्यादा होगी, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा से कम होगी। तो हमें जो मिलेगा इस तरीके से डबल नेब्ड कोन आता है, यानी कि दोनों इधर भी कट करता है इधर भी कट करता है, तो हमें ये एक इलिप्स मिलता है, वो हाइपरबोला मिलता है, सॉरी हाइपरबोला। तब हमें क्या मिलेगा, एक हाइपरबोला मिलेगा। उसके लिए केस क्या है कि हम प्लेन को जो एक्सिस एंगल है उससे क्या है कम में काटे। कम में काटोगे तो सिंपल सा है कि जो प्लेन तुम्हारा होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, सीधी लाइन में ऐसे कटेगा बस। तो इस तरीके से ये बस ध्यान देना है कि यहाँ वर्टेक्स से नहीं जाएगी, ये प्लेन की लाइन जो है वर्टेक्स पर नहीं होगी। तो इस तरीके के जब हम काटेंगे तो मुझे हाइपरबोला मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके पास ये 4 फिगर जो है मिलते हैं जब आप किसी डबल नेब्ड कोन को उसके वर्टेक्स से ना काटें, यानी कि डज नॉट पासेस थ्रू द वर्टेक्स, यानी केस फर्स्ट है कि इफ द प्लेन डज नॉट पासेस थ्रू द वर्टिसेस। तो आपको इस तरीके का 4 फिगर मिलता है जिसको हम सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, ये 4 नाम से जानते हैं, जिसको कोनिक सेक्शन टॉपिक में पढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो बात हुई कि कैसे जनरेट किया जाता है। अब इसको प्रैक्टिकली अगर करना है तो आप अलग से बना करके लकड़ी के दो, उसके बाद उसको ब्लेड से या उससे जिससे काट सकते हैं उससे काट करके देखिए, तब आपको वो आकृति मिलेगी। या आप मिट्टी का जैसे क्या करिए, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो मिट्टी के 2 कोन बनाइए, उसके बाद उसको काटिए, तो आप देखेंगे इस तरीके के फिगर आपको मिलेंगे। लाइट के उसमें भी यूज देख सकते हैं, इस तरीके का आपको डायग्राम लकड़ी के या उसमें मिट्टी के उसमें ऐसे शेप आपको मिलेगा जब अगर इस तरीके से काटा जाएगा तो ये तो हुआ बात इसकी। अब चलिए देखते हैं दूसरे केस में जो है, दूसरा केस है कि जब आप इसको वर्टेक्स से काटते हैं तो आपका केस सेकंड जो है आपका वो ये था कि इफ द प्लेन passes through vertex, अगर प्लेन passes through vertex हो, जैसे अगर आप 2 नेप बनाएंगे ऐसे, तो अब अगर प्लेन जितनी भी बार काटेंगे आप वो उतनी बार इस पर से मतलब जाएगा, यानी कि आप चाहे जैसे कट करेंगे वो हमेशा जो है एक लाइन उसकी इससे होकर जाएगी वर्टेक्स से। तो उस केस में आपके पास डिफरेंट जितने टाइप के उसको काटे हैं उतने टाइप से इसको भी मतलब अलग अलग शेप में आपको मिलेगा। तो जैसे अगर वो वर्टेक्स से सीधा जाएगा, पैरेलल एंगल डिग्री में आएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, एक पॉइंट ही मिलेगा आपको। जैसे यहाँ से काट दो अगर, तो दोनों में क्या मिला, एक पॉइंट मिला। फिर ऐसे ही अगर आप इसके पैरेलल दूसरा शेप बनाएंगे तो एक पॉइंट मिलेगा। जैसे दूसरे में अगर आप ऐसा वर्टेक्स ले जाते हैं कि जो इस लाइन पर हो, इसी वाली लाइन पर, यानी कि अगर ऐसे प्लेन कट करें, ये ऐसे अगर कट करोगे तो ये एक लाइन मिलेगी, ये तो ये आपको अगर इस तरीके से काटेंगे कि यानी अल्फा इक्वल टू बीटा पर, अल्फा इक्वल टू बीटा पर, तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये तो एक पॉइंट मिलेगा जब आप सीधा वर्टेक्स से पैरेलल में एक काट देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा ये। और एक केस होगा, यानी कि जो आपका हाइपरबोला का रीजनरेटेड इलिप्स और हाइपरबोला का जो रीजनरेटेड होता है, तो उसमें क्या होगा, एक पेयर आप इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन पेयर आप मिलेगी। तो अगर आप इसको, तो अगर आप जैसे देखें इसमें, अगर इसको इस तरीके से कट करेंगे, ये इस तरीके से प्लेन से कट करें, तो आपको फिर एक सीधी लाइन तो ये मिलेगी सीधा, और एक वर्टेक्स की लाइन, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी जब अगर आपको इस तरीके से वर्टेक्स और इसके एंगल, यानी कि आप इसको दूसरे केस में काटेंगे, यानी कि 0 लेस देन बीटा लेस देन अल्फा, अगर इस केस में काटें जो हाइपरबोला की कंडीशन थी उसमें काटेंगे तो आपको इस तरीके से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये तो हुआ कोनिक सेक्शन में जब हम उसको अलग अलग शेप में कैसे उसको रीजनरेटिंग करते हैं, जनरेटर लाइन से और प्लेन से अगर उसको हम अलग अलग केस में काटते हैं तो हमारे पास कैसे कैसे फिगर मिलता है, ये तो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट हुआ। अब हम बात करते हैं इसके जो
इक्वेशंस, ज्योमेट्रिकल मतलब डिफिनीशन, काटने पर इसको कैसे डिफिनीशन बनता है, यानी कैसे इसकी जो जनरलाइज जो डिफिनीशन है वो क्या होगी कोनिक सेक्शन की, अब उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके दूसरे कंसेप्ट को हम समझते हैं। अब इसका दूसरा जो फॉर्म है, तो चलिए देखते हैं आगे हम। तो आगे जो है वो एनालिटिकल डिफिनीशन ऑफ कोनिक सेक्शंस, एनालिटिकल डिफिनीशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो आपका टीजीटी का मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन बैच जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप कोई उसके इच्छुक हैं तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 9140539200 पर। इस पर आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन ऑफलाइन बैच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्लास ऑनलाइन ओपन लाइन वो भी ओपन है। आप 21 जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अलग से एक प्रिपरेशन रिवीजन बैच स्टार्ट हुआ है। और प्लस में जो बच्चे 12th की आने वाले उसमें 21 के एग्ज़ाम में यानी 21-22 में जो बैठना चाहते हैं उनके लिए भी नया बैच स्टार्ट होने के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप इस तरीके से फ्री में जो आप वीडियोज़ जानने के करने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी करवा दीजिए जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो क्या है कि अब हमें इसके कोनिक सेक्शन की एक डिफिनीशन हम निकालते हैं। तो वो क्या है कि अ कोनिक सेक्शन और कोनिक इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच मूव्स इन सच अ वे that its distance from a fixed point S always bears a constant ratio to its distance from a fixed line। तो देखिए कोन की ये जो डिफिनीशन है ये जितने भी आपने पढ़ा था मतलब सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, उन सभी के लिए ये चीज जो है मूवमेंट यानी जो ये लोकस मिलता है आपको ये सभी के लिए एक सेम कंडीशन में होगा। तो ये इस तरीके से कट किया जाता है यानी कि इस तरीके से मतलब इसकी इक्वेशन बनती ही है या इस तरीके से ये मूव होता है कि उसका सभी के लिए ये पॉइंट्स आपको सब में मिलेगा। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट P जो है कोनिक सेक्शन में कह रहा है कि किसी पॉइंट P से अगर किसी पॉइंट P को हम मूव कराएं इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई कर्व इस तरीके से बन गया है, मान लीजिए आपका ये कोई कर्व है, आपने इसको इस तरीके से एक कर्व मिला आपको, अब ये इस तरीके से मूव करता है पॉइंट इस पर कि इस पॉइंट S से यहां से और इस लाइन एक लाइन आपको मिलेगी जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं। और ये सभी का भी हम इसके और जो टर्म्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो डिफिनीशन है वो ये कह रहा है कि अगर इस P पॉइंट का जो मूवमेंट है यानी कि मूव्स करेगा P पॉइंट उससे इस लाइन की डिस्टेंस का और इस पॉइंट की डिस्टेंस ये दोनों फिक्स होंगे, ये दोनों कहीं नहीं मूव करेंगे, ये लाइन भी अपनी प्लेस पर रहेगी और ये पॉइंट यानी कि फोकस भी अपने ही प्लेस पर रहेगा। तो इस दोनों के बीच में एक पॉइंट P है जो इन दोनों से फिक्स डिस्टेंस पर है यानी कि यहां से फिक्स है, यहां से फिक्स है। तो अगर इस पॉइंट को हम मूव कराएं तो इससे आप देखेंगे कि इसका और इसका रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है। इसका और इसका क्या होता है, रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एक रेशियो मिलता है जिसको हम E एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। इस रेशियो को क्या कहते हैं, E नाम से जानते हैं एक्सेंट्रिसिटी, अभी उसके बारे में और बात करेंगे हम। तो यही आपकी किसी सेक्शन कोनिक सेक्शन की जो डिफिनीशन मैथमेटिकल एनालिटिकल डिफिनीशन है वो यही है कि एक पॉइंट P जो है इस तरीके से मूव करता है जो फिक्स पॉइंट S और फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स ax + by + c = 0 से सेम रेशियो देता है, मतलब एक कांस्टेंट रेशियो मिलता है आपको। सीधा सीधा ये कहें कांस्टेंट रेशियो मिलता है जिसको हम ई से इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसको अभी हम बताएंगे और भी सारी इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं डिफिनीशन, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यही आपकी कोनिक सेक्शन की एनालिटिकल डिफिनीशन है। तो चलिए इसके और भी जो की पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो किसी कोनिक सेक्शन में हमें मिलता है डायग्राम जनरेट करने के बाद। तो देखिए इसमें हमें जो पॉइंट्स मिलेगा वो मिलेगा कुछ की पॉइंट्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सिस, वर्टिसेस, सेंटर, लेटस रिक्टम। ये आपको जितने मतलब डायग्राम अभी आप पढ़ेंगे वो सब में ये मिलता है जब किसी भी कोनिक सेक्शन में हम पढ़ते हैं।
पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तीनों में ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो फोकस आपको पता है, फिक्स पॉइंट ये जो होता है वही आपका क्या होता है, फोकस होता है। द फिक्स स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है यही आपकी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ये स्ट्रेट लाइन जो है आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। और एक्सेंट्रिसिटी क्या कहलाता है, जो कांस्टेंट रेशियो होता है यहाँ से और इसके बीच का, यानी कि कोई पॉइंट यहाँ से ये ले लीजिए और इसके बीच ये ले लीजिए, तो इनके बीच में जो कांस्टेंट रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं कांस्टेंट रेशियो को। इसको जनरली ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई। तो एक्सिस क्या है, द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो जो एक्सिस होगा वो आपका ये एक्सिस है जो फोकस से पास होगा और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये लाइन जो है एक्सिस है, ये आपकी ये वाली लाइन एक्सिस है। और वर्टिसेस क्या होगा, ये आपका वर्टिसेस है, ये जहाँ से ये कर्व इंटरसेक्ट करता है एक्सिस को। और सेंटर, तो सेंटर ये बाद में डिफाइन किया जाता है कि जब इससे एक लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिए यहाँ से इसको भी, तो यहाँ पर यही एक आपका सेंटर बनता है, वर्टिस बाद में। तो सेंटर है द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कार्ड ऑफ द कोनिक पासिंग थ्रू इट। तो कोनिक से जो कार्ड पासिंग थ्रू करता है वही आपका क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है, यानी कि ये कार्ड। और लेटेस्ट रिक्टम आपको मिलेगा। लेटेस्ट रिक्टम जो होता है वो द कार्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये एक कार्ड ये है, ये कार्ड है जो फोकस से होकर जा रहा है और परपेंडिकुलर है एक्सिस पर, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट रिक्टम। तो ये जनरल डिफिनीशन थी जो आपको कोनिक में पढ़ना था। अब इसकी कुछ और कंडीशन है और इसके जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है कोनिक सेक्शन का, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कोनिक सेक्शन का सेकंड डिग्री इक्वेशन कैसे होता है और उसमें क्या कंडीशन है जिससे आपको बिना सॉल्व किए उस इक्वेशन से कैसे आप फाइंड करेंगे कि ये सर्किल है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है कि पैराबोला है। तो चलिए उस पर भी देखते हैं। तो चलिए देख लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है ये। कभी कभी जो है टीजीटी पीजीटी में जो है एक क्वेश्चन अक्सर डायरेक्ट इसी पर पूछ लिया जाता है। तो देखिए, अगर आपको किसी कोनिक सेक्शन का इंटेंसिटी जो है मालूम है, एक्सेंट्रिसिटी जो है अगर आपको मालूम हो, ई हो, तो आप उस ई की मदद से डायरेक्टली आप ये बता सकते हैं कि जो सेक्शन होगा वो क्या होगा, यानी एलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा कि सर्किल होगा। तो इसकी एक कंडीशन है जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं कि अगर ई जो है वो लेस देन 1 है तो कोनिक सेक्शन जो होगा वो आपका इलिप्स होगा। दूसरा है, अगर ई इक्वल टू 1 होगा तो वो पैराबोला आएगा, और अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला होगा, और अगर ई इक्वल टू 0 है तो वो सर्किल होगा। यानी कि ये आपका एक ऐसा नोट्स है, ऐसा क्वेश्चन है जिस पर एक क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पर पूछा जाता है कि ई की किस कंडीशन के लिए क्या होता है। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कोनिक इज हाइपरबोला इफ ई लेस देन 1, ई इक्वल टू 1, ई ग्रेटर देन 1, ई इक्वल टू 0। तो आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन मिलता है कि ई ग्रेटर देन 1 पर क्या होगा, हाइपरबोला होगा। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि इतना, ये एक नोट्स है जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस कंडीशन ई के किस किस केस पर 1 के रिस्पेक्ट में क्या बनता है। तो ये था। चलिए हम इसके जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है कोनिक सेक्शन का उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे देखते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। अब जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन का जो सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन व्हेन इट्स फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सेंट्रिसिटी आर गिवन। तो ये तीनों चीजें दिया गया है, आपको पता है ये फोकस है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, और एक्सेंट्रिसिटी मान लेते हैं। तो एक्सेंट्रिक मतलब इसका रेशियो, इसका और इसका जो रेशियो होता है कांस्टेंट, वही एक्सेंट्रिसिटी होता है जिसको ई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर एक फोकस का पॉइंट हम लेट कर लिए हैं अल्फा बीटा, और एक पॉइंट है कोनिक पर एक पॉइंट P है जो लोकस पॉइंट है HK। हमने एक लोकस पॉइंट HK लेट किया है। और तो आप अभी कोनिक डिफिनीशन जो मैंने सबसे पहले शुरू में एनालिटिक डिफिनीशन बताई थी, वो क्या कहता है कि अगर इस लोकस पॉइंट, यहाँ से पॉइंट से हम इससे इस फोकस की और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो जो निकालें तो वो कांस्टेंट होता है उसी डिफिनीशन से। तो बाय द डिफिनीशन ऑफ कोनिक वी नो दैट SP अपॉन PM, यानी कि SP अपॉन PM इक्वल टू E कांस्टेंट
कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब ई, इसेंट्रिसिटी, यहाँ से सिंप्लीफाई कर दो, आर एस पी इक्वल टू ई पी एम, ये आएगा। होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड में, तो आपका आ जाएगा एस पी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आप अगर जाने तो एस पी क्या है, अगर देखें तो इनके बीच की डिस्टेंस है, तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला अगर आप लगा दें तो y माइनस वाई वन यानी x माइनस एक्स वन, तो h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि होल स्क्वायर है यहाँ से तो रूट हट जाएगा, तो प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। और पीएम क्या है, पीएम जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पीएम। और आपको पता है किसी पॉइंट से अगर किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आपको यहां से उस पॉइंट को पास करा दो, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो होगा, यही तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। जब आप इसमें डिफिनीशन लगाएंगे, ये किसी पॉइंट से इस एक्सिस यानी लाइन है, लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फार्मूला है, ये दो बीच के डिस्टेंस का फार्मूला, 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस का फार्मूला है। अब आप यहां पर लोकस ले लीजिए एच के का, यानी कि ये एच और के का लोकस ले लीजिए, तो यहां से 10 द लोकस ऑफ एच के, सो द लोकस ऑफ एच के, तो अगर आप यहां पर एच के का लोकस ले लेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, तो इक्वेशन क्या आएगा वो देख लीजिए। तो यहां एच के का है, इस पॉइंट को हम एक्स वाई में कन्वर्ट कर दें तो क्या मिलेगा, तो देखिए x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, यहां से रूट हट जाएगा नीचे, ऊपर ही ले लीजिए, तो ब्रैकेट में ax प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपान अंडर रूट, यहां से ये रूट हटा दीजिए अंडर रूट में से, तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो यही आपका देखें तो ये आपका इक्वेशन मिलता है कोनिक का। इसी को जनरलाइज फॉर्म में अगर जब राइट करते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई करिए और इसको जनरलाइज फॉर्म में करते हैं, तो हमारे पास एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन आता है, तो यही आपका क्या कहलाता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो यही आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन है। इसको जनरलाइज फॉर्म में भी लिखा जाता है, जिसको सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं, जनरल इक्वेशन में सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो इसको एक सेकंड फॉर्म भी, इसका सेकंड डिग्री फॉर्म लिखा जा सकता है इसको सिंप्लीफाई करके। तो इसको रफ कर देते हैं पूरा, तो इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करिए तो इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं, तो हमें एक इक्वेशन मिलता है जिसको हम सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन बोलते हैं। तो व्हेन इट्स जनरलाइज वी कैन राइट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका जो है, तो यहां पर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यही आपका जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है विच इज सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो विच इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ कोनिक, विच इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री
सेकंड डिग्री ऑफ कोनिक। तो यही आपका सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन होता है कोनिक का, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर हमें टीजीटी या पीजीटी के सिलेबस में या एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो ये आपका मेन ये है, आपको इसी को याद करना है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसी से आपका तीनों मतलब सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब बनता है। यही सेकंड डिग्री इक्वेशन से ही तीनों चारों हमें जो मिलते पढ़ते हैं हम, सब कुछ इसी से मिलता है आपका। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसका एक जो कंडीशन होती है जिससे हम ये पता करते हैं कि किस फॉर्म में इक्वेशन पर, किस केस में जो है हमें सर्किल मिलता है, हाइपरबोला मिलता है, पैराबोला मिलता है, तो उस पर हम देखते हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसके सेकंड डिग्री इक्वेशन के जो रिप्रेजेंटेशन है, कैसे हम इस पर बात करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आप जान चुके हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री का कोनिक फॉर्म में। अब यहाँ पर आप ये एक डेल की वैल्यू लिखी गई है, ये ऑलवेज रिप्रेजेंट्स डेल इक्वल टू दिस। अब डेल की ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। दो चीजें, एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन और ये डेल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप आगे की चीजें नहीं कर पाएंगे। तो आपको डेल की वैल्यू निकालना है कि ए बी सी डेल इक्वल टू, ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है डेल इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fg माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस सी इक्वल टू 0। आपको एक सेकंड डिग्री फॉर्म डेल रिप्रेजेंट करता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये आपको डेल की वैल्यू है जिसे याद रखना है। दो चीजें, उसके बाद में अगर ये चीज ऑलवेज सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन, यही इक्वेशन आपको एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। पूरा ये सेकंड डिग्री इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा अगर आपके डेल की वैल्यू 0 हो। आपकी क्या हो? डेल की वैल्यू 0 हो, यानी कि ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0 होगी। तब यही सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या कहलाएगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तब आपका क्या कहलाएगा? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा है कि अगर डेल की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, यानी कि सेकंड डिग्री इक्वेशन इट इज रिप्रेजेंट अ सर्किल, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। जब सर्किल में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था उस समय भी इक्वेशन इसका जनरल। तो जहां पर डेल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरे केस में ए इक्वल टू बी, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और एच की वैल्यू 0 होना चाहिए। यहां पर एक्स वाई नहीं होता है। आपने उसका जनरल इक्वेशन पढ़ा था, उसका जनरल इक्वेशन आपको मैंने पढ़ाया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्किल का जनरल इक्वेशन है। ऐसे ही आगे अभी पैराबोला, हाइपरबोला सबका आप पढ़ेंगे। तो ये तो हुआ आपका सेकंड है, सर्किल रिप्रेजेंट करेगा ये 0 ना हो, ए इक्वल टू बी हो और एच इक्वल टू 0 हो। आपको ये सेकंड डिग्री इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 हो। डेल का मतलब ये आपको जो वैल्यू दी गई है ये नॉट इक्वल टू 0 हो और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो, यानी कि यहां से आप इस इक्वेशन से एच निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे और ये वैल्यू निकालेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ये इक्वल टू इसके आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होगा? पैराबोला होगा। ये क्वेश्चन दिया रहेगा, आपका इक्वेशन दिया रहेगा, आपको ये फाइंड करना रहेगा। अगला है कि इलिप्स डिनोट करेगा। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन आपको इलिप्स डिनोट करेगा। उस केस में फिर वही डेल आपको पता होना चाहिए। डेल निकालेंगे, एच स्क्वायर निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। आपको ये कंडीशन देखेंगे कि डेल नॉट इक्वल टू 0 हो, एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो यही सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या कहलाएगा? इलिप्स कहलाएगा। अगला है कि ये हाइपरबोला डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा सेकंड डिग्री इक्वेशन। कब? जब डेल नॉट इक्वल टू 0 हो और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो। तो जितने भी केस हैं आप देख रहे हैं, सब में आपको डेल निकालना है, एच निकालना है, ए बी निकालना है। तो ये सभी इसी सेकंड डिग्री इक्वेशन से निकलेगा। इस डेल की वैल्यू यहां से निकलेगी और यहां से रख करके कंपेयर करेंगे तो आपको हाइपरबोला मिल जाएगा। इसके बाद में लास्ट है कि
एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देखिए ये हाइपरबोला डिनोट करने के लिए डेल इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है। यहां तक तो आपको हाइपरबोला है, लेकिन यही चीज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सेकंड डिग्री इक्वेशन डिनोट करेगा जब डेल नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, और एक कंडीशन और इसमें शामिल हो जाती है ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये बात ध्यान दीजिए, जब आप ए प्लस बी इक्वल टू 0 चेक करेंगे, अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये हाइपरबोला क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। तो आपका यही डिग्री इक्वेशन जो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इस पर हर बार आप चाहे टीजीटी का देखिए पेपर उठा के, पीजीटी का पेपर उठा के देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन विच टाइप कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट्स, पैराबोला, हाइपरबोला, कोनिक मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये सर्किल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक क्वेश्चन 100% इसमें का आता है इसी इतने पर। अगर आप देखें तो इसी पर एक क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी या कोई भी अगर आप इस तरीके के एग्जाम देते हैं जो सेकंड एडवांस मैथ का, तो उसमें एक क्वेश्चन इस पर आता जरूर है, जो इस कोनिक सेक्शन के सेकंड डिग्री इक्वेशन पर। तो ये तो बात हुई, आज हम डिस्कस किए जो कोनिक सेक्शन का एनालिटिकल फॉर्म था उस पर मैंने डिस्कस किया। अभी उसके जो कोनिक सेक्शन में मैंने पैराबोला पढ़ा है, सर्किल पढ़ा है, हाइपरबोला पढ़ा है, ये चीज़ों को हम फिर डिस्कस करेंगे उसको दूसरे उसमें। अब बाकी यहाँ तक आप उसको तैयार रखिए, और अगर इसमें किसी को कोई समस्या होती है तो वो कांटेक्ट कर सकता है हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पूरी डिटेल पा जाएंगे जो भी समस्याएं होगी। और अगर कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी बैच अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी डिटेल ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 9140539200। बाकी आप जो है इस चैनल पर ऐसे ही बहुत जो फ्री में जो आप इम्पॉर्टेंट नोट्स या जो भी वीडियोज होगी, फंडामेंटल जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो टीजीटी, पीजीटी लेवल की या और भी जो मैथ्स के कंसेप्ट कंपटीशन के लिए हैं, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, कोशिश करेंगे कि हाँ हम देते रहें इस पर। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी इसमें आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप इस पर व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो के लिए थैंक यू।